हाँ, ये आप ध्यान देंगे, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर है, इसमें आपको आज हम मेंडल्स लॉ के बारे में स्पष्ट करेंगे। देखिए, मेंडल्स ने जो अपने नियमों का प्रकाशन किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में सबसे पहले आप जान लें कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का अर्थ होता है कि जब एक जीन के अलिल्स में ही मेल और फीमेल बनाकर क्रॉस कराया जाए तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। जैसे एक जीन का मतलब एक कैरेक्टर, और दो उनके अलिल्स का मतलब कि एक कैरेक्टर के जो कंट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं, जैसे वायलेट और वाइट फ्लावर, तो इनमें मेल और फीमेल बना करके क्रॉस कराना। इसमें मेंडल ने जब क्रॉस कराया था तो उन्होंने यह भी देखा था कि क्रॉस कराने में पेरेंट्स के दोनों लक्षण, जो मेल और फीमेल के जो कैरेक्टर्स हैं, वो पहली पीढ़ी में नहीं दिखते, उनमें से केवल एक ही दिखता है। और जब हम उनके दोनों अलिल्स में क्रॉस करा देते हैं तो F2 पीढ़ी में दोनों दिखाई पड़ते हैं। लेकिन उनका अनुपात अलग होता है, 3 संबंधी 1 का अनुपात होता है। इस पर मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अधीन 2 नियम का प्रकाशन किया था। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम, और दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या गैमीट शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। तो हम सबसे पहले एक के बारे में बताएंगे। जो पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में मेंडल ने ये बताया था कि किसी भी जीन या फैक्टर के दो अलिल्स होते हैं, उसमें एक अलिल्स फंक्शनल होता है और दूसरा जो है नॉन फंक्शनल होता है। जो फंक्शनल होता है वह अपने एंजाइम का निर्माण करता है, और जो नॉन फंक्शनल होता है वह एंजाइम का निर्माण नहीं करता। इसलिए जब इनमें क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में एक ही लक्षण दिखता है, एक ही फेनोटाइप दिखता है, जिसे हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे मेंडल ने मटर के फ्लावर कैरेक्टर के बारे में उनके दोनों जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे, वायलेट फ्लावर और फीमेल फ्लावर, इन दोनों में मेल और फीमेल बना करके क्रॉस कराया।
वायलेट फ्लावर देने वाले पौधे को मेल और वाइट फ्लावर देने वाले पौधे को फीमेल बनाया। और जब उन्होंने क्रॉस कराया तो यह पाया कि पहली पीढ़ी में सब के सब वायलेट फ्लावर देने वाले ही पौधे उत्पन्न हुए। वाइट फ्लावर देने वाला कोई पौधा नहीं पैदा हुआ। तो इस पर मेंडल ने ये अपना विचार रखा जो कैपिटल डब्ल्यू है, वाइट फ्लावर के लिए जब उन्होंने अलील्स का चयन किया तो रिसेसिव शब्द के अक्षर को ही कैपिटल और स्मॉल से व्यक्त किया। कैपिटल्स का प्रयोग उन्होंने डोमिनेंट के लिए और स्मॉल का प्रयोग उन्होंने रिसेसिव के लिए प्रयोग किया। तो वाइट फ्लावर में डोमिनेंट कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल के लिए जो रिसेसिव हैं उनके लिए स्मॉल डब्ल्यू का प्रयोग किया। तो उन्होंने ये देखा कि पहली पीढ़ी में सभी कैपिटल डब्ल्यू के ही पौधे उत्पन्न हुए। इस पर उन्होंने ये विचार लगाया कि जो F1 पीढ़ी है 100% इसमें जो एक एलील्स है कैपिटल डब्ल्यू, ये अनमॉडिफाइड है, ये अपने प्रोटीन का निर्माण करता है और यह अपना कलर देता है, ये डोमिनेंट है। और जो दूसरा स्मॉल डब्ल्यू जो वाइट कलर का फैक्टर है वह रिसेसिव है, वह मॉडिफाइड हो जाता है और वह किसी प्रकार का कोई प्रोटीन नहीं बना पाता, न कोई एंजाइम बना पाता है जिससे वह कलर नहीं देता, अर्थात वह छिपा रहता है। इसे F1 पीढ़ी के जितने भी पौधे थे सब के सब 100% बैगनी कलर देने वाले पैदा हुए और इसको मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा। डोमिनेंस को व्यक्त करने के लिए मेंडल ने उनके एलील्स को कैपिटल से प्रदर्शित किया और रिसेसिव को व्यक्त करने के लिए उन्होंने स्मॉल शब्द का, स्मॉल लेटर का प्रयोग किया था। और किसी भी कैरेक्टर के एलील्स को व्यक्त करने के लिए चाहे वो प्रभावी लक्षण के शब्द का पहला अक्षर लें या अप्रभावी लक्षण के पहले शब्द का, एक शब्द का, या जो अप्रभावी लक्षण है उनके शब्द का पहला अक्षर लें, दोनों में इसे व्यक्त कर सकते हैं। हमेशा कैपिटल डोमिनेंट के लिए और स्मॉल रिसेसिव के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका एक खाका चार्ट भी किताब में बना हुआ है। दूसरा नियम जो मेंडल ने व्यक्त किया वह है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
इसे लॉ ऑफ गैमीट प्योरिटी भी कहते हैं, गैमीट के शुद्धता का नियम। मेंडल ने ये देखा था, जब पहली पीढ़ी में सभी मटर के पौधे बैगनी कलर देने वाले जब पैदा हुए, सभी कैपिटल डब्ल्यू के पैदा हुए, तो उन्होंने उनमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया, सेल्फ क्रॉस करा दिया, मेल और फीमेल बना करके सेल्फ क्रॉस करा दिया। उन्होंने ये देखा कि दूसरी पीढ़ी में 3:1 का फेनोटाइप रेशियो मिला और जीनोटाइप जो रेशियो था ये 1:1, 1 कैपिटल डब्ल्यू 2 कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू और 1 स्मॉल डब्ल्यू के मिले। मेंडल ने इसमें ये बताया जो रिसेसिव के अलील्स हैं वो आपस में ब्लेंडिंग नहीं करते, मिक्सचर नहीं बनाते और वो पीढ़ी दर पीढ़ी वह शुद्ध बने रहते हैं। क्योंकि हेटेरोजाइगोट की कंडीशन में जब गैमीट बनते हैं तो 50% जो गैमीट बनते हैं वह कैपिटल डब्ल्यू जीन को रखते हैं, एलील्स को रखते हैं, और 50% वह स्मॉल डब्ल्यू को रखते हैं। तो हेटेरोजाइगोट कंडीशन में 2 प्रकार के गैमीट बनते हैं और जब 2 प्रकार के गैमीट बनते हैं तो पुनेट चार्ट के अनुसार इनके जो पॉलिनेशन की क्रिया होती है, जो क्रॉस की क्रिया होती है, उसमें एक पेयर होमोजाइगोट का कैपिटल डब्ल्यू और 2 पेयर हेटेरोजाइगोट का कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू बनता है और एक पेयर स्मॉल डब्ल्यू का बनता है। तो इसमें अगर हम ये देखें कि इनका अगर हम अनुपात लें तो 3 डोमिनेंट हो जाते हैं बैगनी कलर देने वाले और एक रिसेसिव हो जाता है वाइट कलर देने वाला। तो वाइट कलर का कोई पौधा F1 में नहीं पैदा था, लेकिन वह F2 में पैदा हो गया। तो इससे ये साफ क्लियर हो गया, मेंडल ने ये देखा कि कोई भी फैक्टर वह पीढ़ी दर पीढ़ी बिना मिक्सचर के, बिना ब्लेंडिंग के वह स्थानांतरित होता रहता है और यही उस एलील्स का पेयरिंग बनता है वह तुरंत अपना रिसेसिव लक्षण प्रकट कर देता है। इसे ही मेंडल ने पृथक्करण का नियम कहा था कि जो लक्षण एक पीढ़ी में छिपा है, ऐसा नहीं कि वह समाप्त हो गया है, वह दूसरी पीढ़ी में भी स्पष्ट रूप से उत्पन्न हो सकता है। ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मेंडल के ये 2 नियम थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसके बाद फिर हम अगले वीडियो में बताएंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। धन्यवाद।